हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर हमको मैथ्स में ही दिक्कत है, मैथ्स समझ में नहीं आता है या मैथ्स के क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, उनके लिए ये विशेष वीडियो जो है हम अब शुरू कर रहे हैं। देखिए, जिनका मैथमेटिक्स ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी द्वारा जो है 1 महीने का एडिट और अपलोड करने के लिए टाइम दिया था, लेकिन फिर से 1 महीना टाइम और बढ़ा दिया। तो आपको निगेटिव नहीं होना है, ठीक है, मेहनत करते रहना है और पर डे सेट प्रैक्टिस बनाते रहना है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस आपका ओरिजिनल चीज है और वही आपको रियलाइज कराता है कि आप कितने नंबर योग्य हैं। ठीक है, और आपको 110 की बाउंड्री पार करना है पीटी में रिजल्ट लाने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कब लेगा, एग्जाम जब लेगा तब एकदम वहां पर अपना काम कर देना है, लेकिन समय रहते हुए पछताना नहीं है, नहीं तो रिजल्ट जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मेहनत करिए। और ये वीडियो विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो हमेशा रोते रहते हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है। ठीक है, तो उनके लिए विशेषकर ये हम अब ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। हर टॉपिक अब शुरू करेंगे टाइम निकाल करके, और जो अच्छे भी हैं मैथमेटिक्स में उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको मुझे उम्मीद है कि नहीं आता होगा। और अलग बात है कि जिस चीज को जितना बार आप पढ़ते हैं ना, उससे नई नई चीजें आपको अस्पष्ट जो है झलकती जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये नंबर सिस्टम पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे मैथ्स का। ठीक है, नंबर सिस्टम, इसमें हम टोटल संख्याओं के बारे में ब्रीफली समझेंगे और पर डे कर करके एक एक क्लास हम लाएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह उसको सॉल्व करना है, जानने के लिए कौन कौन से अप्रोच होने चाहिए, जनरल मेथड क्या है, उसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है, सब पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम में एक चीज आप जानिएगा, संख्याओं को आपको पढ़ने जरूर आता होगा इकाई दहाई करके। ठीक है, इसमें दो चीज होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 5 है, 3, 2, 8, 9 एक संख्या लिखा गया है। अगर पूछा गया है, अब समझते हैं, इसमें पूछा गया कि 2 का स्थानीय मान, सपोज 2 का स्थानीय मान आप बताइए कितना होगा। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। या पूछे 2 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, जातीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान आप समझ रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, 2 पर है तो 2 सैकड़ा मतलब 200 हो गया, या 1 2 अंक के बाद है तो 2 पर 2 जीरो हो गया। अगर हम 3 का पूछते तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार की जगह पर है, इसलिए 3000 हो गया। या 1 2 3 अंक के बाद है तो 3 पर 3 जीरो हो गया। लेकिन जातीय मान का मतलब हो गया, जातीय मान को इंग्लिश में हम कहते हैं फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। इसी का दूसरा नाम है अंकित मान या अंकीय मान। ठीक है, अब देखिए क्या है, जातीय मान का मतलब होता है जो संख्या है, डिजिटल वैल्यू, जो अंक है, डिजिट है, वही उसका मान हो जाता है। जैसे 2 है तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, 9 का 9 ही होगा। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान बदलते रहता है, ये दिमाग में रखिएगा। याद रखेंगे, जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मान कहते हैं। इसी को कभी कभी क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अंकीय मान भी कहते हैं, अंकीय मान भी कहते हैं। याद रखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल और देके आपको समझाएंगे। अगर दशमलव में संख्या दे दे, अगर मान लीजिए 0.3529 ऐसे दे दे, अब पूछे कि बताइए 3 का जो है, 3 का इसका प्लेस वैल्यू बताइए कितना होगा। या 5 का पूछे, या ये इस 3 का पूछे, या इस 9 का पूछे, तो 3 का प्लेस वैल्यू कहने का मतलब है जब इस तरह संख्या है तब तो ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद जैसे पहुंचेंगे ना तो 3 अब बाटा 1 नंबर पर है तो नीचे 1 पर 1 जीरो। अगर इस 5 का अगर पूछता तो 5 का प्लेस वैल्यू अगर हम निकालते तो 5 अब बाटा 1 2 अंक के बाद है तो 1 पर 2 जीरो, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर इस 3 का पूछता, इस 3 का, तो इसका मान क्या हो जाता, 3 अब बाटा 1 2 3 अंक के बाद है तो 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये ऐसे करना है। और एक बात और बता देते हैं, मान लीजिए दशमलव के बाद ये 1 2 3 लिखा गया है, तो पहले वाली संख्या को हम दशांश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? दशांश। इसका मान होता है 1/10 मतलब 10वां भाग। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं शतांश। ठीक है, शतांश का मतलब होता है 100वां भाग, मतलब 1/100। और लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं सहस्त्रांश, मतलब 1000वां भाग।
मतलब 1/1000, 1 पर 3 जीरो। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है, जो आप जानते भी होंगे, गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब टोटल काउंटिंग नंबर्स जो है उन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होती है, इनडेफिनिट इंफिनिटी तक चली जाती है। मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक चली जाती है। अब देखिए नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, आप पढ़े भी होंगे। एक होता है सम संख्या, इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। दूसरा है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या, इंग्लिश में इसको ऑड नंबर कहते हैं। अब सम संख्या जो 2 से हमेशा विभाजित हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, ये 1 से शुरू होता है, 3 5 एंड सो ऑन, ऐसा हो गया। अब देखिए कभी कभी सम संख्याओं और विषम संख्याओं से संबंधित पैटर्न भी दे देता है आपको पहचानने के लिए। अब पैटर्न कैसे पहचानना है, ध्यान दीजिए। अगर कहा देखिए बताइए 2n, ठीक है, 2n+1। अब बताइए कि इसमें कौन सम संख्या का पैटर्न है, कौन विषम संख्या का पैटर्न है। तो क्या करना है, n जो यहाँ है ये प्राकृत संख्या है, दिमाग में रखिएगा। n जो है ये नेचुरल नंबर है। क्या है भाई? ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है तो n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 एंड सो ऑन रख के देखेंगे। अगर 1 यहाँ रखिएगा, 1 का मान, n का मान, तो 2 हो जाएगा। फिर 2 रखिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 रखिएगा तो 6 होगा, 4 रखिएगा तो 8 होगा एंड सो ऑन। अब देखिए तो 2 4 6 8 ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो जाहिर सी बात है कि 2 4 6 8 सम संख्याएं होती है, तो ये 2n जो है सम संख्या का एक प्रारूप है। ठीक है, अब इसको देखेंगे 2n+1। अगर यहाँ 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 आए 3 हो जाएगा। अगर 2 रखिएगा 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। 3 रखिएगा 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 4 रखिएगा 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। देखिए 3 5 7 9 ये किसका, कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है, तो ये विषम संख्याओं का प्रारूप है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा पैटर्न या कौन सा प्रारूप सम संख्याओं का है या विषम संख्याओं का है, या सम संख्या का नहीं है या विषम संख्या का नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जरूर देता है, इसीलिए ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप 1 2 3 रख करके देख सकते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 3n लिखा है, 3n, अब इस पर देखिएगा 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सम भी है विषम भी है, ना ही सम संख्या का है ना विषम संख्या का है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है 2 प्रकार की, सम संख्या विषम संख्या, और इसके बारे में आपको। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दीजिए। 0 प्लस 0 जो है ये नेचुरल नंबर में शामिल कर दीजिए, तो ये होल संख्याओं का परिवार बन जाता है। तो 1 से शुरू होती थी, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ 0 लगा देना है, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। और 0 एक खोजकर्ता कौन थे? आर्यभट्ट थे। तो ये पूर्ण संख्या का परिवार बन गया। ठीक है, अब ये पूर्णांक। पूर्णांक आप समझते होंगे, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या पूरी इकाई में होती है, टोटल पूर्णतः फूल हो, उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे अगर हम 5 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, -10 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, तो सभी संख्याएं पूरी है। लेकिन अगर 5/2 लिखा जाए, ये संख्याएं पूरी नहीं है। ठीक है, 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है। अगर मान लीजिए कि 0.5, ये भी पूर्णांक नहीं है। उसके बाद रूट अंडर अगर 4 लिखते हैं तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो ये पूर्णांक है। लेकिन अगर वहीं लिखा जाए रूट अंडर 10, तो 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये पूर्णांक ना होकर के क्या है? अपूर्णांक है। तो जो पूरी इकाई में उसको पूर्णांक कहते हैं, जो पूरी इकाई में नहीं है उसको अपूर्णांक कहते हैं। वैसे पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक मतलब प्लस वाला, और ऋण पूर्णांक मतलब माइनस वाला। जैसे मान लीजिए कि +5 +6 +10 ये सब धन पूर्णांक है। अब -3 -4 -5 -10 -20 ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक है। तो ये समझ गया, ये पहले से आप जरूर जान रहे होंगे। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या आप जरूर जानते होंगे। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, भाज्य संख्या।
अब देखिए भाज्य संख्या कहने का मतलब है, आप ये जानते हैं कि कोई भी संख्या स्वयं और एक से तो कट ही जाती है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो स्वयं और एक को छोड़ ही देना है, इसके अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से भी कटती है तो उसको भाज्य कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 6 लिखे हैं तो 6 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या है। 10 की बात करें तो 10 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर 11 की बात करें तो ये 1 और 11 को छोड़ के अन्य किसी भी संख्या से कटती नहीं है, इसीलिए 11 भाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? अभाज्य संख्या। इसका उल्टा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जो स्वयं एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है, उसको अभाज्य कहते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो 2 पहला अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 8 9 10 11 है, 12 13 एंड सो ऑन, बहुत सारा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा है, आप पहले से भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या, उसके बाद हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। ठीक है, ऐसे इस पर हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। अभाज्य का मतलब क्या होता है? देखिए अभाज्य अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या है, माने साथ साथ, इसका मतलब ये संख्याएं हमेशा जोड़ा में होती है, 2 संख्या होती है। दोनों संख्याओं का मौसा अगर एक आ गया, ठीक है, तो समझिए क्या है, वो अभाज्य संख्याएं हैं। जिसे अगर हम लिखते हैं 6 और यहाँ लिखते हैं 8, एगो लिखते हैं 5, एगो लिखते हैं 11। अब देखिए इसका मौसा निकालिएगा ना तो इसका मौसा 2 आ जाएगा, लेकिन इसका मौसा 1 आएगा। तो देखिए 2 से संख्या कट गई दोनों, इसका मौसा सिर्फ 1 आएगा, तो सिर्फ मौसा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर मौसा 1 के अलावा कुछ भी आता है तो संख्या भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 1 के अलावा 2 आ गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरह अगर 19 और 21 देखा जाए तो इसका मौसा जो निकालिएगा HCF ये 1 ही आएगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ये चीज थोड़ा सा रन ओवर कर लीजिए कि ये हो जाए। अब उसके बाद क्या है? संपूर्ण संख्या थोड़ा समझ लेंगे। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसी पर हम समझ लेते हैं। संपूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, तो परफेक्ट नंबर्स याद रखिएगा, माइंड में 2 है, अभी 6 है, एगो 28 है। मतलब ये संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो अपने भाजकों के जोगफल के बराबर है। अब जैसे 6 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, और किससे ना 1 से, 2 से और 3 से कटता है। अब जोड़िए 1 और 2 3 और 3 6, इसके बराबर आ गए। उसी तरह 28 को देखिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। जोड़िएगा 1 और 2 3 और 4 7 7 14 14 28 हो गया। तो याद रखेंगे, पूछा है इन्हीं में कौन कौन संख्याएं परफेक्ट नंबर हैं या संपूर्ण संख्या है, तो 6 हो गया और 28 हो गया। चलिए आगे आते हैं, जानते हैं कौन? परिमेय संख्या के बारे में। देखिए परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। सीधा दिमाग में रखिए, परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो सबसे पहले बाटा के रूप में होती हैं, जैसे P/Q के रूप में होती हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों पूर्णांक होता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक कभी बताया जो पूरा पूरा होता है, कहीं से उसमें सस्पिशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 0 बोलते हैं तो 0/1, ये ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। अगर हम 8/10 लिखते हैं या 8/9 लिखते हैं तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। लेकिन अगर हम लिखते हैं √7 तो 7/1, एक तो पूर्णांक है लेकिन 7 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √, मान लीजिए कि 16 निकालते हैं, 16 तो ये इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, इसलिए 4/1 ये परिमेय संख्या हो गया। तो याद रखना है जो पूर्णतः पूर्ण हो, ठीक है, उसका अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब देखिएगा, यहां समझिएगा आसानी से, अब ये समझ लीजिएगा, तो अपरिमेय इसका उल्टा हो गया, अपरिमेय इसका उल्टा हो गया। अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। अब एक भी संख्या अगर अपूर्णांक हो गया अंश या हर में, तो क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह अगर मान लीजिए √20 लिख दिया जाए तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है।
कितना 18 लिख दिया जाए, ये भी अपरिमेय संख्या, मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव के हिसाब से आप संख्याओं को जरूर पढ़े होंगे। तो दशमलव के हिसाब से संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं दशमलव के हिसाब से। ठीक है, एक होता है शांत, शांत दशमलव वाली संख्या, एक होता है अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है तीसरा अशांत अनावर्ती। क्या नाम है इसका? अशांत अनावर्ती इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए शांत कहने का मतलब है कि दशमलव के कुछ अंक के बाद संख्या ऑलरेडी स्टॉप हो जाती है, कट जाती है, जैसे 0.325। आवर्ती में क्या होता है कि कटती नहीं है लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे 0.53666, देखिए रिपीट हो रही है। अशांत अनावर्ती में क्या है कि संख्या कटती भी नहीं है, अदल बदल करके आती रहती है। ठीक है, अदल बदल करके आती रहती है। तो इस शांत और अशांत को हम आसानी से a/b के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों संख्याएं परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, शांत और अशांत आवर्ती, इसको चूंकि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। देखिए काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, ये एडवांस चीज है, आप जरूर पढ़े होंगे अगर इंटरमीडिएट आप मैथ से किए होंगे। तो काल्पनिक संख्या का सीधा मतलब वैसी संख्या जो रूट के अंदर होती है लेकिन माइनस में होती है, उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। रूट के अंदर होती है माइनस में होती है, उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर देखिए ये अगर माइनस में नहीं रहता था अपरिमेय संख्या हो जाता, लेकिन माइनस में रह गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। तो सीधा सवाल है, रूट के अंदर माइनस में होनी चाहिए। अब सम्मिश्र संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सम्मिश्र संख्या चूंकि ये इंटरमीडिएट का चीज है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई संख्या a आयोटा प्लस b के फॉर्मेट में हो तो उसको सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्मिश्र संख्या। अब ये आयोटा एक चीज के एक सेकंड के लिए आप समझ लेंगे। आयोटा का मतलब होता है आयोटा बराबर ये √(-1) होता है। जैसे यहाँ पर देखिए √16 था, -√16 था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √(, ये ऐसे मतलब -1 गुने √(16). ठीक है, तो इसका मान हो गया आयोटा गुने इसका मान हो गया 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा। ठीक है, तो ये एक क्या है यहाँ पर b क्या है इसका, ये 0 लिख सकते हैं। तो एक सम्मिश्र संख्या भी है, उसके अलावा ये काल्पनिक संख्या भी है। तो काल्पनिक संख्याओं से ही सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चूंकि आज के स्टार्टिंग है इसीलिए थोड़ा हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, टोटल टाइप्स को हम बारी बारी से अब कंटिन्यू वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आप भी चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, बच्चों में अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत जारी हो गया है। आप भी मेहनत करिए अगर आपको सफलता पाना है बिहार SSC में तब। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।